दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मास्टर क्लास एट अभिव्यक्ति। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी रिवीजन, इस सीरीज में एक यूनिट प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन और उसके साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट डिस्कस किया है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, लाइन टू लाइन हमारा मोटिव है और नीट के एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरीके से अप्रोच करना, कवर करना इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले आपको नीट 2013 से लेकर 2022 तक के जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। इस वीडियो में भी उस डिस्क्रिप्शन लिंक्स के साथ आप एग्जाम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। तो आइए, इकोलॉजी आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4 चैप्टर हैं। आपको पता है इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन। दोस्तों 8 to 9 क्वेश्चंस जनरली आते हैं, ठीक ठाक स्थिति, एवरेज की बात करूं तो 9 क्वेश्चन परफेक्ट एक नंबर है। लेकिन इकोलॉजी का क्वेश्चन कई बार 10 और 10 प्लस हो सकता है, जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन अगर 10 से ऊपर नंबर आता है तो ऐसे आते हैं जिनमें थोड़ी अप्रोच की आपको जरूरत होती है। बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्टफुल सब्जेक्ट है। तो आइए, इकोलॉजी द सेंस ऑफ साइंस, इस पर हम बात करते हैं, आज की सीरीज का आगाज करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लेकिन उससे पहले, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जिनका आप जानते हैं इंडियन इकोलॉजी में एक कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्क है, ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन उनका है। और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेज जो दे रखे हैं, इनकी जो बिब्लियोग्राफी और बायोग्राफी का जो ब्रीफ है, उनमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ही एस्टैब्लिश द टीचिंग एंड रिसर्च इन द इकोलॉजी एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आप ध्यान रखें, बीएचयू से इनका संबंध था। और उसके बाद अगली काम की बात यह है, his research laid the foundation for understanding of the tropical community and their succession, environmental response of the plant population and the productivity and nutrient cycle in tropical forest and grassland ecosystem। तो एक तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, उन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बच्चों स्पेसिफिकली सक्सेशन का प्रोसेस, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्स, जो प्लांट कम्युनिटीज है उनका एनवायरनमेंट के लिए क्या रेस्पॉन्स है, पॉपुलेशन क्या क्या रेस्पॉन्स है, प्रोडक्टिविटी क्या है, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का स्टेटस क्या है, ये सब प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने डिस्कस किया। ये इतने डेप्थ की लाइन है जिनको जनरली हम नहीं पढ़ पाते हैं या अवॉइड कर देते हैं, तो आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको इनमें इनका ब्रीफ दे रखा है, ही फॉर्मुलेटेड फर्स्ट पोस्टग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया, और इसके बाद में आप जानते हैं और 50 स्कॉलरशिप ऑप्शन इन पीएचडी डिग्री। तो सारी बाकी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ही वाज ऑनर्ड विद द फेलोशिप ऑफ द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ द आर्ट एंड साइंस एंड द प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी वर्क है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इंडिया ने due to his efforts, the government of India established the National Committee for the Environmental Planning and Coordination 1972, which is later years passed the way of the establishment of the Ministry of Environment and Forest। तो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट 1984 में, जो आज के 38 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक तरीके से लैंडमार्क जो कंट्रीब्यूशन था और एक तरीके से जो ट्रैक था वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने ही प्रोवाइड करवाया था। 1998 में रामदेव मिश्रा जी दुनिया से अलविदा हो गए। तो आइए फर्स्ट चैप्टर पे अब चलते हैं। क्लियर? सबसे पहले देखिए, आपको दे रखा है चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बच्चों जैसा हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन, वैसे ही हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर लेंदी है तो इसको भी सेगमेंट में हम डिवाइड करेंगे, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी जाए, क्विक रिवीजन एक आपका हो जाए, ये मोटिव हमारा है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ जो टॉपिक आपका है, इस ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन टॉपिक में सबसे पहले है और लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। सो लिविंग वर्ल्ड को फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स बच्चों कहा जा रहा है। तो ये डाइवर्सिटी कितनी है यार, ये देख लीजिए 1.72, कई जगह डेटा आप पढ़ते हैं 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज जो है वो ये डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है। ठीक है, वी कैन ट्राई to understand its complexity by investigating process at various levels of the biological organization। जैसे देखो बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर आपको दिया गया है, ये कह रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज हैं, इकोसिस्टम एंड बायोम है। तो ये सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल हैं, ये जो हायरार्की में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेप्स हैं, वाई वी ऑब्जर्व दीज ऑल स्टेप्स, क्यों? तो हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना चाह रहे हैं। तो आप जो शुरू होते हैं ना, आप ये मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर
जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मैक्रो मॉलिक्यूल से लेकर आप बायोस्फीयर या बायोम तक की जो बात करते हैं, हर एक लेवल को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो आपका इन्वेस्टिगेशन इसलिए है जिससे आप इस लिविंग वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें, समझ सकें। ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जिनमें से कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चंस बनाए भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ मैं ब्रीफ कर देता हूं, हाउ एंड व्हाई। टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप ये कह सकते हैं किसी भी लेवल को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो वहां एक तरीके से रेज होते हैं। हाउ मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है, और सिर्फ इकोलॉजी के केस में नहीं, कहीं भी आप कोई भी बात डिस्कस करिए, कोई भी साइंटिफिक मेथड डिस्कस करिए, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा हाउ। हाउ का मतलब मैकेनिज्म को रेफर करेगा, और एक क्वेश्चन आएगा वाई। वाई जो है वो ऑब्जेक्टिव को रेफर करेगा। जैसे आप किसी भी एक्टिविटी को कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूं, हाउ मेरा अपना मैकेनिज्म है, वाई मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है। क्लियर। इसके बाद देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस यहां दे रखे हैं जिनमें वो कह रहा है वाई डज द बर्ड सिंग। तो उनका अपना मैटिंग बिहेवियर है, उसके लिए वो जो पक्षी हैं वो गाना गाते हैं। बुलबुल गाना क्यों गाती है ये आपको बताया गया है, और साथ में उसको उसका जो मैकेनिज्म है वो भी दे रखा है आपको। द आंसर माइट बी इन द टर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन बर्ड। जो वॉइस बॉक्स ऑपरेशन है और वाइब्रेटिंग बोन जो बर्ड में है उसको रेफर करते हुए आपको ये कहा गया है कि उसमें इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको पता लग गया कि ब्रीडिंग सीजन में वो अपने मैटिंग बिहेवियर को कंप्लीट करने के लिए, मैटिंग रेस्पॉन्स के लिए गीत गाती है, और साथ में गाती कैसे है, हाउ, इसका जवाब आपके पास ये है। उसके बाद देखिए कुछ और क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। व्हेन यू ऑब्जर्व द नेचर अराउंड यू, आप अपने आसपास नेचर को जो है ना वो साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ऑब्जर्व करते हैं। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप दुनिया को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। व्हाई नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट। रात्रि में खिलने वाले पुष्प फ्लावर्स जो हैं वो श्वेत सफेद क्यों होते हैं। तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट हैं। देखो बच्चों, इसका कारण आपको क्लियर होगा कि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं उनको एग्जैक्टली किसी भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, माफी चाहूंगा, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जो जनरली वाइट हैं वो किसी भी तरीके से विजिबिलिटी जो है उस विजिबिलिटी का पार्ट नहीं होते। तो एक तो विजिबिलिटी उनको इंक्रीज करनी होती है, दूसरा साथ में आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाइट नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट। तो ये जनरली वाइट क्यों होते हैं? वो इसलिए कि देखिए डार्क टाइम में विजिबिलिटी एक तो इंक्रीज करवाई जा सके, और दूसरा वहाँ स्पेसिफिकली पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये अपने जो फ्रेग्रेंसेज हैं या फिर जो स्मेल है, स्मेल और फ्रेग्रेंसेज को ये बढ़ा लेते हैं, जिससे ये क्या कर सकें, जिससे अपने आप को ये पॉलिनेशन की प्रोसेस में सक्सेसफुल मेंटेन कर सकें। उसके बाद कह रहा है बी जो है उसको कैसे पता लगता है कि वो दूसरा फ्लावर जो उसमें नेक्टर है। तो बी आपको पता है नेक्टर को एज ए फ्लोरल रिवार्ड रिसीव करती है। एक बी मूव करता है, उसके साथ साथ दूसरा जब मूव करता है दे डांस जस्ट लाइक डिजिट 8, वो डिजिट 8 की तरह डांस करती हैं, जिससे दूसरे बी को ये इंडिकेशन होता है कि वहाँ उस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, नेक्टर है। इसके अलावा वो कह रहा है कैक्टस में बहुत सारे कांटे होते हैं, सो मैनी थॉर्न्स इन कैक्टस। ये कैसे हुआ? तो आप ये कह सकते हैं ये जो है वो अपने आप में प्रोटेक्शन है, मॉडिफिकेशन के कारण हुआ है। कैक्टस प्लांट जो है वो ग्रेजर्स और ब्राउजिंग जो एनिमल्स हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, उस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए अपने आप में क्या डेवलप कर लेता है, थॉर्न्स। और साथ में लिखा है हाउ डज द चिक सर्पल्स रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर, अपनी मदर को कैसे ये पहचान लेते हैं। तो ये देखिए फेरोमोन्स का इम्पैक्ट है, जो केमिकल इंटरेक्शन एक तरीके से काउंट होता है। तो ये आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया था। इसके बाद अब इस चैप्टर की जो डिटेल है उस पर आते हैं। सबसे पहले कह रहा है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज, पहले से आपने पढ़ रखा है इकोलॉजी क्या है। तो देखिए बच्चों, इकोलॉजी को यहाँ डिफाइन किया गया है। इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट, वो कह रहा है इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical abiotic environment। तो देखो बच्चों, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का अपना एक सराउंडिंग है, और अपना एक सराउंडिंग इस ऑर्गेनिज्म का जो होगा, इस जीव का जो अपना सराउंडिंग होगा, उस सराउंडिंग में दो टाइप के फैक्टर्स जो हैं वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करते हैं। एक आप कहते हैं एबायोटिक फैक्टर, और दूसरा आप कहते हैं कौन सा फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर है उसमें बच्चों क्लाइमेटिक फैक्टर होंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर जो क्लाइमेटिक है उसमें विंड, वाटर, आप कह सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं टेम्परेचर, ठीक है।
देखिए टेम्परेचर सबसे पहला फैक्टर है, टेम्परेचर के बाद में दूसरा फैक्टर आप कह सकते हैं यहाँ विंड है या एयर। उसके अलावा थर्ड फैक्टर जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ प्रिसिपिटेशन या वाटर है। इसके अलावा आप फैक्टर लाइट कह सकते हैं। बेसिकली टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर ये फैक्टर्स मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक एडेफिक फैक्टर होता है जो वेजिटेशंस के केस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, उसको हम कहते हैं सॉयल। सॉयल एडेफिक फैक्टर में काउंट होता है। और एक टोपोग्राफिकल फैक्टर होते हैं। ये टोपोग्राफिकल फैक्टर वहाँ जो एरिया है उस एरिया की टोपोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं उन एरिया की आप ये कह सकते हैं वेजिटेशन से सीधा रिलेट करते हैं या कोरिलेट करते हैं। मतलब वहाँ जो एरिया है उस एरिया में स्लोप हैं, फील्ड्स हैं, प्लेन फील्ड्स हैं, हिली एरिया है, माउंटेन है, स्टोनी सरफेस है, डेजर्ट है। इस तरीके से जो सरफेस की कंडीशंस होंगी वो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें देखिए प्रीडेटर्स हो सकते हैं इसके आसपास पैथोजेंस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जो आगे लिख के भी दिया है। तो एक तरीके से इस ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग या इसका हैबिटेट कौन बना रहा है? एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट ओनली कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिको-केमिकल फैक्टर्स। मतलब एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू नहीं बनाया जाता केवल, उसमें जो बायोटिक फैक्टर्स हैं उनका भी अपना इंटरफेरेंस है। तो ये देखो ये कह रहा था इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट है इनमें ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन है, और एबायोटिक के में आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म का इन एबायोटिक मतलब जो फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स हैं या फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन है। इकोलॉजी इसको डील करती है, इकोलॉजी एक्सप्लेन करती है हाउ एन ऑर्गेनिज्म कैन इंटरेक्ट with its environment, its surrounding, its physical surrounding and the biotic components and what will be the impact, और उसके प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों आपको दिया गया है इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इकोलॉजी को ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे आपने भी कहा इकोलॉजी की स्टडी का जो बेसिक यूनिट है ये बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इकोलॉजी बेसिक यूनिट के रेफरेंस में किसको इन्वॉल्व करती है? ऑर्गेनिज्म। अब आपको जब इकोलॉजिकल स्टडीज करनी है तो आप ऑब्जर्व करें इस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, इसका इंटरेक्शन, इसके अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट। सो ऑब्वियस है दीज ऑल विल अकर, दीज ऑल विल रिप्रेजेंट, वो सारे प्रदर्शित होंगे, दिखेंगे आपको उसके फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा सेटल हूँ, अच्छा स्टैब्लिश कर पा रहा हूँ, हेल्दी और फिट हूँ, तो इसका मतलब मेरी फिजियोलॉजी जो है वो प्रॉपर रेगुलेट हो रही है, मेरा मेटाबॉलिक रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर है या परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल वो कह रहा है एसेंशियली क्या है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, जो हमें डिफरेंट टाइप की जो ऑर्गेनिज्म है, जो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेड हैं, उन अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करती है। क्लियर? फिर कह रहा है ये एक्सप्लेन सिर्फ इस केस में नहीं करता, नॉट ओनली अबाउट द सर्वाइवल बट ऑल्सो अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो इकोलॉजी में जहां जहां सर्वाइवल की बात आती है वहां सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, क्योंकि किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल जितना इफेक्टिव होगा बच्चों, उतना ही आप ये कह सकते हैं उसका सर्वाइवल बेटर होगा। उसके बाद ये कह रहा है आपने अर्लियर क्लासेज में रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट जो है वो डिस्कस किया होगा। तो ये जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है इसमें इतने चेंजेस क्यों होते हैं? टॉपिक अब ये आता है, इसमें चेंजेस इसलिए होते हैं, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर आप ये कहते हैं रोटेट करती है। ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर। तो अर्थ जो है वो बच्चों अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ठीक है। और अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो जो सोलर रेडिएशन का इम्पैक्ट है, जहां इक्वेटर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इस तरफ डे है और दूसरी तरफ इसमें क्या हो जाएगा? नाइट है। तो वो कह रहा है कि जो वेरिएशंस हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, वो एनवायरनमेंट में क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। और इस रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण दो टाइप के रोटेशनल मूवमेंट बनते हैं। पहला आप कहते हैं इसमें देखिए डायर्नल मूवमेंट। कैसे मूवमेंट है बच्चों? डायर्नल मूवमेंट। और दूसरा आप कह सकते हैं सीजनल या फिर एनुअल। तो एक दैनिक गति होती है, एक वार्षिक गति होती है। एनुअल को आप वार्षिक बोलते हैं और डायर्नल को दैनिक बोलते हैं। इस डायर्नल मूवमेंट के कारण आप पता है डे नाइट ऑब्जर्व कर पाते हैं, और इसके कारण जो है वो क्या आती हैं? सीजन्स आती हैं। अब इनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस को हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी के साथ, जिसमें आपको बहुत सारे बायोम दे रखे हैं। या सेपरेटली बायोम पे एक लेक्चर जो है मैं अलग से कोशिश करूंगा आपके लिए जो है वो डिस्क्राइब कर दें, क्योंकि बायोम का काफ़ी मेजर पोर्शन जो है वो तो नहीं दिया गया है, लेकिन खूब सारी चीज़ें यहाँ जो है वो दे रखी है।
तो एक तरीके से बच्चों अब आपको ये बताया गया है कि जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में लीडिंग कंपोनेंट क्या है। तो वो कह रहा है द की एलिमेंट दैट लीड्स सो मच वेरिएशंस इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट क्या होंगे की एलिमेंट्स। तो आप कह सकते हैं की एलिमेंट्स वहां जो होंगे वो फिजिको केमिकल फैक्टर्स होंगे। फिर वो कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो ये सारे फैक्टर हमने डिस्कस किए थे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। वी मस्ट रिमेंबर, देखो ये लाइन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए, नॉट ओनली द फिजिको केमिकल फैक्टर, not only physico-chemical factor or the physico-chemical component alone do not characterize the habitat of an organism completely। किसी एक habitat का या किसी भी organism का habitat अपने आप में सिर्फ physico-chemical factor अकेले determine नहीं करते, बल्कि वहाँ जो determination है वो determination कौन करता है, वो biotic component साथ मिलकर करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों मेरे पास, ये आप देख पा रहे हैं, ये प्रिंट है 2013 से लेकर 2022 के क्वेश्चन का इकोलॉजी का कंप्लीट। तो बहुत सारी जगह रेलिवेंसी आएगी, वहाँ मैं आपको बताता रहूँगा कि इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो है वो पेपर का सॉल्यूशन सेपरेटली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, जिसमें आपको 2013 से लेकर 2022 के जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ कह रहा है हैबिटेट कौन करेक्टराइज कर रहा है, केवल एबायोटिक फैक्टर नहीं कर रहे हैं, बायोटिक फैक्टर भी करेक्टराइज कर रहे हैं, जिनमें देखो लिखा है पैरासाइट, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर एंड पैथोजेंस। और अगर आपको याद हो तो जितने सारे ये दे रखे हैं ये सब नेगेटिव इंटरेक्शन में ऑर्गेनिज्म के साथ होते हैं। सो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट डिटरमाइन करने में नेगेटिव इंटरेक्शंस जो हैं, दीज नेगेटिव इंटरेक्शंस आर मोर सिग्निफिकेंट। आप ध्यान रखें, नेगेटिव इंटरेक्शंस का अपना एक सिग्निफिकेंस है, नेगेटिव इंटरेक्शंस जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों अगला, यहां वो कह रहा है वी अज्यूम दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कह रहा है ओवर द टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के बाद, एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करती हैं, और उसके लिए वो किसके थ्रू जाती हैं, कौन सा प्रोसेस है उनके पास, प्रोसेस है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अपने आप को इवॉल्व करती हैं, तो क्यों करती हैं, टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल। तो ध्यान रखिए, देखिए वो अपने आप में कुछ अडेप्टेशंस इवॉल्व करती हैं जिनसे उनका सर्वाइवल बेटर हो, ना सिर्फ सर्वाइवल हो बल्कि यहाँ कहा गया है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनका हो, जो बायोटिक पोटेंशियल हो वो भी क्या हो, बेटर हो। इस तरीके से ये आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के रेफरेंस को डिस्कस किया गया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी को भी शो करता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली अपने एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती रहती है। फिर देखिए कह रहा है ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ द conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilize and a distinct functional role। अच्छा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने जहां जिस हैबिटेट में वो सर्वाइव कर रहा है वहां उस इकोलॉजिकल सिस्टम में या इकोसिस्टम में उसका अपना एक डेफिनेट फंक्शनल रोल होता है, और इसी को आप कहते हैं निकेट। तो देखो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देखोगे तो इकोलॉजिकल निके का क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है, आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे पूछा गया सबसे पहले ये नीट फर्स्ट 2016 में पूछ लिया गया, जिसमें स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर लिया गया था इकोलॉजिकल निके का। ये गॉसे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया गया था। इसके अलावा आपको नीट 2018 में डायरेक्ट इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। नीट 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे फ्रेम किया गया था। नीट 18 में निके पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, जिसमें वो पूछ रहा था निकेज क्या है। तो एग्जाम में जो सीधा आंसर है वो मैं बोल देता हूँ, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। और क्या सारे बायोलॉजिकल फैक्टर होंगे, तो जो फंक्शनल रोल लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा उसी को हम निके काउंट कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ आपको दे रखे हैं जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहले आपको दे रखे हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं उसकी सराउंडिंग में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी सराउंडिंग में जो फिजिको केमिकल कंपोनेंट्स हैं या जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो उन एबायोटिक फैक्टर्स की डिटेल कुछ इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार है। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेटिक होंगे। फर्स्ट वन द क्लाइमेटिक फैक्टर। और बच्चों ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर है, इन क्लाइमेटिक फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर आपके सामने ये दे रखा है टेम्परेचर। ए टेम्परेचर को मैं मेंशन कर देता हूँ। इन स्टेटमेंट्स की मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, और उसके साथ साथ उसके बाद जो है वो जो जितना कनेक्ट हम कर सकते हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। दूसरा आप कह सकते हैं टेम्परेचर के अलावा यहाँ वाटर एक सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है।
उसके बाद थर्ड आप कह सकते हैं लाइट, सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। और उसके बाद अगला आपको सॉइल दे रखा है जिसको हम एडेफिक फैक्टर में काउंट करते हैं। याद रखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टेम्परेचर, वाटर और लाइट ये सब तो हम डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, सॉइल हम डिस्कस करते हैं एडेफिक फैक्टर्स में, और इसके अलावा जो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं जिसमें सरफेस की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर ये क्यों है? तो देखिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे देखिए ये अर्थ, ये आपने कहा नॉर्थ पोल, ये आपने कहा नॉर्थ, ये आपने कहा साउथ। आओ दुनिया घूम के आते हैं, वो वाली बात है। तो देखिए यहां जो है वो एक्वेटर 0 डिग्री, ये एक्वेटर है, इससे 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। बच्चों 23.4 टू 25 टू 23.5 साउथ, ये जो है वो एक्सटेंशन है नॉर्दर्न कैप्रिकन का, ये साउदर्न का, और ये अल्टीमेटली ट्रॉपिकल रीजन है। इसको आप ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक्स कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद 66.5 दोनों तरफ जो है वो आपके पास क्या मिलेगा? टेम्परेट जोन। तो यहां आप जानते हैं सोलर रेडिएशंस का जो पेनिट्रेशन है एक्वेटर पर वो डायरेक्ट है, सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहां से जो सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं उनका डायरेक्ट पेनिट्रेशन कहां है? एक्वेटर पे। इस एक्वेटर पे डायरेक्ट पेनिट्रेशन है, और डायरेक्ट पेनिट्रेशन होने के कारण आप ये कह सकते हैं यहाँ टेम्परेचर हाई रहता है। हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ आप ये कह सकते हैं रेनफॉल पैटर्न जो है वो हाई है। तो इस तरीके से टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी जो दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये दोनों हाई यहाँ रहते हैं, और इस कारण से सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज अकर अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, इसलिए इसको कहा गया है कि ये मोस्ट रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में आपको दे रखा है। इसके ठीक पास, एक्वेटर के ठीक पास अगर कोलंबिया आप देखें तो कोलंबिया में बर्ड स्पीसीज का नंबर बच्चों आपको याद होगा, कोलंबिया में 1400 स्पीसीज बर्ड स्पीसीज आपको बताई गई हैं। ऊपर आप चलिए 8 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्टली इंडिया का एक्सटेंशन है, और इसमें 1200 बर्ड स्पीसीज आपको बता रखी हैं। और फाइनली आपको वो न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड तक आते आते 71 डिग्री नॉर्थ तक आते आते सिर्फ कह रहा है 56 स्पीसीज जो हैं वो सिर्फ रह जाती हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ पे 105 स्पीसीज हैं। तो इन स्पीसीज का लगातार कम होता हुआ नंबर इस बात को इंडिकेट करता है कि हम एक्वेटर से पोल्स की तरफ जब जाते हैं तो डाइवर्सिटी कम हो जाती है, और उसका कारण होता है टेम्परेचर। क्लियर? आइए आगे इसमें कुछ फैक्टर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फिर देखो यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन है द रेंज फ्रॉम द सब जीरो, टेम्परेचर की जो रेंज है, देखो टेम्परेचर जो है वो कह रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीड सीजनली, सीजन के हिसाब से ये वेरी करता है, और ये जो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होगा कहाँ से? एक्वेटर से पोल्स की तरफ प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स यहाँ आपको दे रखा है देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, इनमें प्रोड्यूसर कौन है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सट्रीम कंडीशंस आपको दे दी तो आपको वैसे ही ध्यान होना चाहिए। ये आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहा है, और ये नीट 16 में क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया नीट 16 में, नीट 16 में आपसे ये पूछा गया आर्की बैक्टीरिया जो है वो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में प्रोड्यूसर होते हैं, और इनका नेचर ऑब्वियस है, आप जानते हैं क्या होगा? कीमोसिंथेटिक नेचर इनका होगा। इसके बाद वो आपको कह रहा है, ये जनरल नॉलेज की बात है कि मैंगो ट्री जो है वो कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो कनाडा और जर्मनी में आम नहीं होते क्योंकि ये टेम्परेट कंट्री है, जबकि मैंगो जो है उसका हैबिटेट ट्रॉपिकल है। क्लियर? इसके अलावा स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। स्नो लेपर्ड जो है वो केरला फॉरेस्ट में नहीं होते क्योंकि केरला फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन के हैं, और स्नो लेपर्ड जो है उनका हैबिटेट आप कहेंगे क्या है? टेम्परेट है। उनका हैबिटेट बच्चों टेम्परेट है, वो टेम्परेट जोन में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन। टूना फिश जो है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो ओशियन है उसमें रेयरली फाउंड होती हैं, रेयरली पकड़ी जाती हैं, कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। तो देखो ये टूना फिश जो है उसके बाहर कभी कभार क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि बेसिकली ये ट्रॉपिकल रीजन में ही सर्वाइव करती हैं, नॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल, ये ध्यान रखें।
हिंदी के बच्चों की एनसीईआरटी जो है उसमें उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये कह रहा है रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इसका मतलब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड उसका नेटिव है, ट्रॉपिकल या अक्षांशीय विस्तार जो है उनसे बाहर कभी कभार पकड़ी जाती है, इसका मतलब टेम्परेट में बच्चों जनरली नहीं होगी। आप इस तरीके से याद इसको रखें। फिर उसके बाद में टेम्परेचर का एक और सिग्निफिकेंस देते हुए आपको डिस्कस किया गया है, आपके साथ ये कह रहा है कि देखिए टेम्परेचर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर इसलिए भी है, आप टेम्परेचर को इसलिए भी अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका बेसल मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर ही रेगुलेट करता है। तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसल मेटाबॉलिज्म है, यू अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज इट्स इफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। अच्छा, बेसल मेटाबॉलिज्म कैसे रेगुलेट करता है, तो आपने कहा ये एंजाइम काइनेटिक्स जो है उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद में ए फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ द टेम्परेचर एज दे कॉल्ड एज द यूरीथर्मल। तो दो ऑर्गेनिज्म आपके पास हैं, एक यूरीथर्मल और एक स्टेनोथर्मल। एक स्केल के थ्रू मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री था, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और यहाँ से यहाँ तक कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, इसका मतलब इस ए लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस रेंज काफी ज्यादा है। लेकिन एक कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आपके पास है जिसका टॉलरेंस रेंज बच्चों कम है, मतलब यही टॉलरेंस रेंज उसका है। तो इस तरीके से ये जो बी ऑर्गेनिज्म है, इस बी ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस कंपैरेटिवली कम है, इसका टॉलरेंस रेंज कम है। ये जो है वो हो जाएगा स्टेनोथर्मल और ये जो होगा वो हो जाएगा यूरीथर्मल जिसका टॉलरेंस रेंज ज्यादा है। अच्छा, अब अगली काम की बात हम देखते हैं यहाँ। A vast majority of them are restricted to the narrow range of the temperature। तो जो मैक्सिमम है वो कैसी है, स्टेनोथर्मल है और इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियस है, स्टेनोथर्मल का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों क्या होगा, नैरो रेंज में होगा। क्लियर? द लेवल ऑफ द थर्मल टॉलरेंस डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन ए लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेम्परेचर को वाइडली टॉलरेट कर सकता है, जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हमारा जनरली रेंज 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड हम काउंट कर लेते हैं और साथ में मैं ये कह देता हूँ हमारे में तो ये भी कैपेबिलिटी है होम्योस्टैटिक रेगुलेशन की कि हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम मेंटेन कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करने की हमारी कैपेबिलिटी है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर कैसे ही हो हम मेंटेन कर पाते हैं। हाँ, लेकिन एक डेफिनेट रेगुलेटिंग रेंज में हम मेंटेन कर पाएंगे तो वो हमारा जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों उसको बढ़ा देता है। कैन यू थिंक ऑफ द फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आपको पता है नेचर में 99% ऑर्गेनिज्म कन्फर्मर्स हैं, तो बेसिकली उनको आप स्टेनोथर्मल कंसीडर कर सकते हैं एंड 1% जो है वो क्या है, यूरीथर्मल है। तो एक तरीके से यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म एक वाइड टेम्परेचर रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ए ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और ये चैप्टर 16 में आपको दे रखा है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर हुआ उससे कैसे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है और कैसे आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर रेज हो रहा है, जिससे एशियंस माफी चाहूँगा ग्लेशियर्स जो है उनकी मेल्टिंग प्रोसेस प्रमोट हो रही है। और बच्चों ये आने वाले टाइम में जो है वो एक तरीके से पूरे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसके लिए थ्रेट है, खतरा है। ठीक है, वो कह रहा है कि आपसे ये पूछा गया इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज विल बी अफेक्टेड और बी अफेक्टेड। डेफिनेटली अगर टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता गया तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रेंज है, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है, उस पर बैड इंपैक्ट आएगा, वो बैडली अफेक्ट होगी। क्लियर? इसके बाद अगला आपके पास फैक्टर है वाटर। तो देखिए वाटर जो फैक्टर है, वाटर लाइट सॉइल, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर पाऊंगा। थोड़ा सा समय की आज कमी थी, फिर भी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मुझे लगा कि इंट्रोड्यूस करवा दिया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वाटर, लाइट, सॉइल और उसके बाद में इन एबायोटिक फैक्टर्स के रिगार्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स, मतलब फिजिकल पोर्शन एक बार में कर लेंगे और उसके बाद में पॉपुलेशन जो है उसके डायनामिक्स और एट्रीब्यूट्स को दूसरे में डिस्कस कर लेंगे, इंटरेक्शन को तीसरे में डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल मोटिव हमारा यही है कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप तक पहुंचे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हैं, उनको आप देखना नहीं भूलें। हर एक क्वेश्चन को चारों ऑप्शंस के साथ डिस्कस किया गया है और वो ही आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो बी सेफ, थैंक यू।